नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ इंडिया गठबंधन करेगी महारैली। 31 मार्च को रामलीला मैदान में होगा शक्ति प्रदर्शन। जी हां दोस्तों, दिल्ली शराब नीति मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में विपक्षी इंडिया गठबंधन ने रामलीला मैदान में रैली करने का ऐलान किया है। इंडिया गठबंधन की यह मेगा रैली 31 मार्च को सुबह 10 बजे आयोजित की जाएगी, जिसमें विपक्ष के कई बड़े नेताओं के शामिल होने की उम्मीद है। दोस्तों, रामलीला मैदान में होने वाली इस रैली को विपक्षी दलों के शक्ति प्रदर्शन की कोशिश के तौर पर भी देखा जा रहा है। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं दिल्ली सरकार में मंत्री गोपाल राय ने यह ऐलान करते हुए कहा कि जो लोग संविधान से मोहब्बत करते हैं, सभी के दिलों में आक्रोश है। एक एक करके पूरे विपक्ष को खत्म करने के लिए षड्यंत्र करके धमका रहे हैं या तो अपनी पार्टी में शामिल कर रहे हैं। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया गया। इसके अलावा बंगाल में ममता बनर्जी, बिहार में तेजस्वी यादव और देश के अलग अलग हिस्सों में इंडिया गठबंधन के नेताओं को निशाना बनाया जा रहा है। इसके बाद दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। देश के मेरे सभी परिवारजनों को शुभकामनाएं, प्रधानमंत्री मोदी ने होली पर दिया संदेश। जी हां दोस्तों, पीएम नरेंद्र मोदी ने रविवार को देशवासियों को होली की शुभकामनाएं दी और कामना की कि स्नेह और सद्भाव के रंगों से सजा यह पारंपरिक पर्व सभी के जीवन में नई ऊंचाइयों व नया उत्साह लेकर आए। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला समेत कई नेताओं ने सभी देशवासियों को होली की शुभकामनाएं दी। देश में मंगलवार को होली का दहन होगा और सोमवार को रंगों का पर्व होली मनाया जाएगा। देश के कुछ हिस्सों में मंगलवार को ही होली खेलने का सिलसिला शुरू हो गया है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। असम सीएम ने बांग्लादेशी मुसलमानों के लिए शर्तें तय की। कहा, भारत में मान्यता चाहिए तो बच्चों को मदरसों में न भेजें, बाल विवाह बहु विवाह भी छोड़ें। जी हां दोस्तों, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने बंगाली भाषी प्रवासी मुसलमानों के लिए गाइडलाइन तय की है। उन्होंने कहा है कि अगर उन्हें राज्य के खिलौंजिया में बसने की मान्यता चाहिए तो उन्हें बाल विवाह और बहु विवाह जैसी कुप्रथाओं को छोड़ना होगा। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि इन लोगों को बच्चों को मदरसों की जगह स्कूल भेजना होगा ताकि वे डॉक्टर इंजीनियर बने। हेमंता ने कहा कि मियां यानी कि बंगाली भाषी मुस्लिम स्वदेशी हैं या नहीं, यह एक अलग मामला है। अगर वे स्वदेशी होना चाहते हैं तो उन्हें कोई समस्या नहीं है, लेकिन इसके लिए उन्हें बाल विवाह और बहु विवाह को छोड़ना होगा। इसके बाद दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। महुआ का दावा, सीबीआई चुनाव प्रचार में बाधा पहुंचा रही। इलेक्शन कमीशन को चिट्ठी लिखी, जांच एजेंसी लोगों में नकारात्मक धारणा बना रही है। जी हां दोस्तों, तृणमूल कांग्रेस टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा का दावा है कि केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई चुनाव प्रचार में बाधा पहुंचा रही है। महुआ ने चुनाव आयोग इलेक्शन कमीशन को चिट्ठी लिखी। इसके मुताबिक सीबीआई लोगों में उनके खिलाफ नकारात्मक धारणा बनाने का काम कर रही है। टीएमसी ने महुआ को पश्चिम बंगाल की कृष्णानगर सीट से उम्मीदवार बनाया है। महुआ को सवाल के बदले पैसे यानी कि कैश फॉर क्वेरी मामले में लोकसभा की एथिक्स कमेटी ने दोषी पाया गया था, जिसके बाद में उन्हें लोकसभा की सदस्यता से बर्खास्त कर दिया गया था। इसके बाद दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। जम्मू कश्मीर के लिथियम भंडार की होगी नीलामी। महबूबा मुफ्ती का बीजेपी पर आरोप, इन्हें लूटकर कंपनियों को तोहफे में दिया जाएगा। जी हां दोस्तों, जम्मू कश्मीर की पूर्व सीएम और पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने आरोप लगाया है कि बीजेपी कश्मीर के लिथियम भंडार उन कंपनियों को तोहफे में देगी जो बाद में इससे होने वाली अवैध आय का एक हिस्सा उनकी पार्टी को डोनेट करेगी। महबूबा ने एक्स पर उन मीडिया रिपोर्ट्स पर पोस्ट किया जिसमें कहा गया है कि सरकार जम्मू कश्मीर में लिथियम ब्लॉकों की फिर से नीलामी करेगी। लिथियम एक ऐसा नॉन फेरस मेटल यानी कि अलोह धातु है जिसका उपयोग मोबाइल, लैपटॉप, इलेक्ट्रिक व्हीकल ईवी समेत अन्य चार्जिंग बैटरी बनाने में किया जाता है। यह एक लेयर अर्थ एलिमेंट है। फरवरी 2023 में जम्मू कश्मीर के रियासी में 59 लाख यानी कि 5.9 मिलियन टन लिथियम और सोने के 5 ब्लॉक मिले हैं। इसके बाद दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। लोकसभा चुनाव 2024 में खर्च होंगे 1.2 लाख करोड़ रुपए, लिमिट 95 लाख रुपए और प्रत्याशी खर्च करेगा औसत 6 करोड़ की राशि। जी हां दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2024 यानी कि 18वां देश और दुनिया का सबसे महंगा चुनाव बनने की राह पर है। अनुमान के मुताबिक इस बार 1.2 लाख करोड़ रुपए से अधिक खर्च हो सकते हैं। देश में सियासी खर्च पर नजर रखने वाले सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज सीएमएस के अनुसार अमेरिका में 2020 के राष्ट्रपति चुनाव में करीब 1.2 लाख करोड़ रुपए खर्च हुए थे। इस लिहाज से ये दुनिया के सबसे महंगे चुनाव होने जा रहे हैं। साल 2019 के आम चुनाव में घोषित अघोषित मिलाकर 60,000 करोड़ रुपए खर्च हुए थे, यानी कि इस बार दुगना खर्च होगा। हैरान करने वाली बात यह है कि निर्वाचन आयोग ने एक प्रत्याशी के लिए अधिकतम 95 लाख रुपए खर्च की सीमा तय की है, जबकि एक प्रत्याशी के 20 दिन के प्रचार का औसत खर्च करीब 6 करोड़ होता है, यानी कि बाकी पैसा सियासी दल या अज्ञात स्रोत से खर्च होता है।
इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। मेरी आंखों में आंसू आ गए, ईडी कस्टडी से केजरीवाल ने जारी किया आदेश तो बोली आतिशी। जी हां दोस्तों, आबकारी नीति भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तारी के बाद से जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हवालात से ही सरकारी आदेश जारी कर रहे हैं। उन्होंने दिल्ली वालों के लिए पानी के टैंकर उपलब्ध कराने को कहा है, जिसे लेकर दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने भावनात्मक बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि अरविंद केजरीवाल का पहला आदेश पढ़कर उनकी आंखों में आंसू आ गए। आप नेता आतिशी ने बताया कि ईडी की हिरासत से दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने पानी की कमी का सामना कर रहे इलाकों में पानी के पर्याप्त टैंकर मुहैया कराने का निर्देश दिया, साथ ही सीवर की समस्याओं का समाधान करने का भी निर्देश दिया है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। भारत के साथ फिर व्यापार शुरू करना चाहता है पाकिस्तान। 2019 में आर्टिकल 370 हटाए जाने के विरोध में रोका था ट्रेड। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान भारत के साथ व्यापार संबंध बहाल करने पर विचार कर रहा है। पाकिस्तान ने अगस्त 2019 में जम्मू और कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद भारत के साथ व्यापार को एक तरफा तरीके से रोक दिया था। पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार ने कहा कि पाकिस्तान का व्यापारिक समुदाय भारत के साथ व्यापार बहाल करना चाहता है। इस संबंध में पाकिस्तान सरकार मामले से जुड़े सभी लोगों से एडवांस एडवाइस लेगी और सभी प्रस्तावों की समीक्षा के बाद ही कोई निर्णय लिया जाएगा। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। बिहार 12वीं की परीक्षा में लड़कियों ने बाजी मारी, 88.84% छात्राएं हुई उत्तीर्ण। जी हां दोस्तों, बिहार विश्वविद्यालय परीक्षा समिति BSEB की इंटरमीडिएट यानी कि कक्षा 12वीं की परीक्षा के परिणाम शनिवार को घोषित कर दिए गए, जिसमें लड़कियों ने बाजी मारी। एक अधिकारी ने बताया कि कुल उत्तीर्ण प्रतिशत 87.21 रहा, जो पिछले साल के 83.73% से बेहतर है। BSEB के अध्यक्ष आनंद किशोर ने बताया कि कुल 12,91,684 विद्यार्थियों ने परीक्षा दी थी, जिनमें से 11,26,439 उत्तीर्ण घोषित किए गए। उन्होंने बताया कि परीक्षा देने वाले 88.84% छात्राएं उत्तीर्ण हुई, जबकि 85.69 यानी कि 69% छात्र उत्तीर्ण हुए। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। ब्राजील के पेट्रोपोलिस में तूफान ने मचाई तबाही, 24 घंटे में 10.6 इंच बारिश हुई, अब तक 13 लोगों की मौत। जी हां दोस्तों, ब्राजील के पेट्रोपोलिस में तूफान ने खूब तबाही मचाई है, जिसमें कि पेट्रोपोलिस शहर के 4 लोगों के मारे जाने की खबर है, तो वहीं पूरे ब्राजील में 13 लोग मारे जा चुके हैं। शनिवार को 24 घंटों की अवधि में तूफान के कारण 270 मिमी यानी कि 10.6 इंच बारिश हुई, जो शुक्रवार से रविवार तक प्रतिदिन अपेक्षित 200 मिमी 7.9 इंच बारिश के पूर्वानुमान से कहीं अधिक है। भारी बारिश के कारण कई इलाकों में लैंडस्लाइड भी हुआ। 16 घंटे मलबे में दबी रही एक बच्ची का रेस्क्यू किया गया, तो वहीं करीब 100 लोगों को अब तक रेस्क्यू कर लिया गया है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में बीसीसीआई का खौफ, एशिया कप में छीनने के बाद चर्चा करने से भी डरा, सवाल सुनते ही बचकर निकले। जी हां दोस्तों, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का दबदबा इंटरनेशनल क्रिकेट में किसी से छुपा नहीं है। एशिया में तो बीसीसीआई की तूती बोलती ही है, और अब इसका सबसे बड़ा उदाहरण पिछले साल हुए एशिया कप में सबको देखने को मिल चुका है। भारत ने पाकिस्तान में ना जाकर खेलने की बात सबके सामने खुलकर कही, और लाख कोशिशों के बाद भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपने यहां टीम इंडिया को बुलाकर मैच खेलने के लिए राजी नहीं कर पाया। वहीं दोस्तों बीसीसीआई की तरफ से यह बहुत पहले ही साफ कर दिया गया है कि भारतीय क्रिकेट टीम किसी भी सूरत में पाकिस्तान में जाकर कोई मैच नहीं खेलेगी। पिछले साल एशिया कप में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जिद पर अड़ा था, लेकिन इसका नतीजा यह हुआ कि टूर्नामेंट की बेईमानी करने वाले इस बोर्ड को महज 4 मैच ही मिले। उसके हाथ से 9 मुकाबले छीन लिए गए और उसे श्रीलंका में कराया गया। भारतीय टीम ने टूर्नामेंट का फाइनल श्रीलंका में खेला और मेजबान श्रीलंका को हराकर खिताब भी जीता। अब दोस्तों एशिया कप के सवाल पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अधिकारी जवाब देने से भी हिचकिचा रहे हैं। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। उदयनिधि स्टालिन ने मोदी को 28 पैसा प्रधानमंत्री कहा, बोले तमिलनाडु 1 रुपया टैक्स देता है और केंद्र 28 पैसे लौटाता है। जी हां दोस्तों, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन के बेटे और राज्य सरकार में मंत्री उदयनिधि स्टालिन ने शनिवार को पीएम मोदी पर राज्य सरकार को फंड एलोकेट करने में भेदभाव का आरोप लगाया। स्टालिन ने कहा कि अब हमें प्रधानमंत्री को 28 पैसा पीएम बुलाना चाहिए। तमिलनाडु केंद्र सरकार को टैक्स के रूप में अगर 1 रुपया देता है तो केंद्र हमें 28 पैसे ही लौटाता है, जबकि भाजपा शासित राज्यों में इससे कहीं ज्यादा फंड दिया जाता है। स्टालिन ने केंद्र पर फंड को लेकर भेदभाव करने के आरोप रामनाथपुरम और थेनी में अलग अलग रैलियों के दौरान लगाए। इसके अलावा उन्होंने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को लेकर कहा कि केंद्र की यह नीति राज्य के बच्चों का फ्यूचर को बर्बाद कर देगी। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। सदगुरु जग्गी वासुदेव की हुई सफल ब्रेन सर्जरी। ब्रेन सर्जरी की जरूरत कब पड़ती है, ट्यूमर, स्ट्रोक जैसे हालात होने पर समझ जाइए आप भी। जी हां दोस्तों, आध्यात्मिक गुरु और ईशा फाउंडेशन के संस्थापक सदगुरु जग्गी वासुदेव चर्चा में है। उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वह कह रहे हैं कि डॉक्टर्स ने मेरा सिर खोलकर कुछ खोजने की कोशिश की, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। सिर पूरी तरह खाली था तो उन्होंने फिर से उसे सिल दिया, अब मैं ठीक हूं। असल में सदगुरु के ब्रेन की सर्जरी हुई, यह सफल रही। कई दिनों से उनके सिर में दर्द हो रहा था। 15 मार्च को यह दर्द ज्यादा बढ़ गया तो उन्होंने MRI
MRI स्कैन करवाया जिसमें पता चला कि उनके ब्रेन में काफी ब्लीडिंग हुई है, कुछ जगह तो खून जमा भी हो रहा है। डॉक्टर्स ने उन्हें बिना देर किए सर्जरी की सलाह दी। पहले तो उन्होंने इसे टालना चाहा, फिर 17 मार्च को स्थितियां बिगड़ने लगी तो सर्जरी करवानी ही पड़ी, लेकिन अब वह ठीक है। वहीं दोस्तों इस पूरे मुद्दे पर डॉक्टर आशीष शर्मा जो कि न्यूरो सर्जन है, उन्होंने कहा कि हमारे दिमाग में खून की छोटी छोटी नलियां होती है जो ऑक्सीजन पहुंचाती है। अगर किसी एक नली में रिसाव होने लगे या ब्लॉकेज आ जाए तो दिमाग के अंदर खून के थक्के जमने लग जाते हैं, इसे स्ट्रोक भी कहते हैं। जल्द इलाज न किया जाए तो ये जानलेवा भी हो सकता है। जल्द ब्रेन सर्जरी ही इसका संभावित इलाज है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। मुंबई के रणजी प्लेयर्स की सैलरी होगी डबल। एक फर्स्ट क्लास मैच के लिए मिलेंगे 4.80 लाख, बाकी बोर्ड देते हैं 2.40 लाख। जी हां दोस्तों, मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन MCA ने अपने रणजी ट्रॉफी प्लेयर्स की फीस बढ़ाने का फैसला किया है। प्लेयर्स की सैलरी अगले सीजन से दुगनी बढ़ जाएगी। अनुभवी खिलाड़ियों को 2024-25 के सीजन से एक फर्स्ट क्लास मैच खेलने के लिए 4.80 लाख रुपए मिलेंगे। वहीं बाकी बोर्ड के प्लेयर्स को एक मैच के लिए 2.40 लाख रुपए मिलते हैं। दोस्तों MCA के इस फैसले के बाद भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI बाकी स्टेट बोर्ड्स के प्लेयर की फीस भी बढ़ा सकता है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। इस हफ्ते सिर्फ 3 दिन खुलेगा शेयर बाजार। होली के चलते इन राज्यों में 3 दिन बैंक बंद रहेंगे। चेक कर लीजिए पूरी लिस्ट। जी हां दोस्तों, आने वाले हफ्ते की शुरुआत छुट्टी के साथ हो रही है। सोमवार 25 मार्च 2024 को होली के चलते देश के अधिकांश हिस्सों में बैंक और सरकारी ऑफिस बंद रहेंगे। इस हफ्ते लंबी छुट्टियां होने वाली है। शेयर बाजार इस हफ्ते सिर्फ 3 दिन खुलेंगे। हफ्ते के पहले दिन शेयर बाजार और बैंक बंद रहेंगे। हालांकि होली के मौके पर देश के कई शहरों में बैंक खुले भी रहेंगे। दोस्तों 25 मार्च को तो पूरे देश में ही बैंक बंद रहेंगे। 26 मार्च को कुछ राज्यों में, 27 मार्च को भी कुछ राज्यों में और 29 मार्च को गुड फ्राइडे की वजह से अधिकांश राज्यों में बैंक बंद रहेंगे। इसके बाद दोस्तों जाने अगली बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दीजिए, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से पता चलता है कि आपको हमारी वीडियोज पसंद आ रही है या नहीं। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। TCS का मार्केट कैप एक हफ्ते में 1.10 लाख करोड़ गिरा। देश की टॉप 10 कंपनियों में से 5 की वैल्यू 1.98 लाख करोड़ गिरी। रिलायंस टॉप गेनर रहा। जी हां दोस्तों, मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से देश की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी कि TCS का मार्केट कैप पिछले हफ्ते 1,10,134.58 करोड़ गिरा। अब कंपनी का मार्केट कैप 14.16 लाख करोड़ रुपए रह गया है। एक हफ्ते पहले यह 15.26 लाख करोड़ था। वहीं दोस्तों इस दौरान देश की टॉप 10 कंपनियों में से 5 की वैल्यूएशन में कंबाइन रूप से 1.98 लाख करोड़ की गिरावट आई। TCS के अलावा टेक कंपनी इन्फोसिस और MFCZ हिंदुस्तान यूनिलीवर के मार्केट कैप में इस दौरान 52,291.05 करोड़ और 16,834.82 करोड़ की कमी आई। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। क्रेडिट कार्ड यूजर्स को RBI का तोहफा, अपनी मर्जी से चुन सकेंगे कार्ड। बिलिंग के लिए भी नया नियम। जी हां दोस्तों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने क्रेडिट कार्ड धारकों को बड़ी राहत देने के लिए इससे जुड़े नियमों में बड़े बदलाव किए हैं। दरअसल दोस्तों रिजर्व बैंक ने क्रेडिट कार्ड को लेकर बैंकों और फाइनेंस कंपनियों की मनमानी को खत्म करने की तैयारी कर ली है। अब ग्राहकों को अपनी मर्जी का क्रेडिट कार्ड चुनने का विकल्प मिलेगा। नए नियमों के मुताबिक ग्राहक अपनी मर्जी से न केवल कार्ड का चुनाव कर सकेंगे बल्कि अपनी सुविधा के मुताबिक बिलिंग साइकिल चुन सकेंगे। नए नियमों में ग्राहकों को आसानी से अपने क्रेडिट कार्ड की बिलिंग या स्टेटमेंट डेट को अपनी सुविधा के अनुसार बदलने की सुविधा मिलेगी। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। इनकम टैक्स, CBI और ED के कारण बीजेपी में जा रहे नेता, सुप्रिया सुले ने कहा। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र के बारामती की 3 बार की सांसद सुप्रिया सुले ने रविवार को NDTV से कहा कि विपक्षी दलों के नेता बीजेपी में इसलिए नहीं जा रहे हैं क्योंकि उन्हें उसकी विचारधारा पसंद है, बल्कि ED, इनकम टैक्स, CBI के कारण जा रहे हैं। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी NCP के संस्थापक दिग्गज नेता शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले बारामती लोकसभा क्षेत्र से एक बार फिर चुनाव लड़ने जा रही है। वे इस संसदीय सीट का साल 2009 से प्रतिनिधित्व कर रही है। बारामती पवार परिवार का गढ़ है। शरद पवार इस सीट से 1996 से 2009 तक सांसद रहे थे। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। चुनाव से पहले बंगाल में हिंसा का दावा, बीजेपी विधायक इलेक्शन कमीशन से बोले ये 2023 के पंचायत चुनाव का नरसंहार दोहराने से रोकने का समय। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल के में नेता प्रतिपक्ष और भाजपा विधायक शुभेंदु अधिकारी ने लोकसभा चुनाव से पहले हिंसा शुरू होने का दावा किया। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर रविवार को एक पोस्ट में तृणमूल कांग्रेस के लोगों पर भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट का आरोप लगाया। उन्होंने अपने पोस्ट में चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन को टैग करते हुए लिखा कि इलेक्शन कमीशन से आग्रह है कि अगर वे 2021 के विधानसभा चुनाव के वोटिंग के बाद की हिंसा और 2023 के पंचायत चुनाव का नरसंहार दोहराने से रोकना चाहते हैं तो कार्रवाई करने का समय आ गया है।
इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। पंजाब में जहरीली शराब पीने से मरने वालों की संख्या हुई 20, चुनाव आयोग ने रिपोर्ट मांगी। जी हां दोस्तों, पंजाब के संगरूर में संदिग्ध जहरीली शराब पीने से 6 और लोगों की मौत के बाद मृतकों की कुल संख्या अब 20 हो गई है। अधिकारियों ने शनिवार को यह जानकारी दी। निर्वाचन आयोग ने शनिवार को इस मामले पर पंजाब के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक डीजीपी से तत्काल रिपोर्ट मांगी है। वहीं दोस्तों एक आधिकारिक बयान के अनुसार पंजाब के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने मुख्य सचिव और डीजीपी को पूरी घटना से आयोग को अवगत कराते हुए प्रारंभिक रिपोर्ट और एक विस्तृत रिपोर्ट भेजने के लिए भी लिखा है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। जयपुर में केमिकल फैक्ट्री का बॉयलर फटा, 6 की मौत, एक शख्स झुलसा। जी हां दोस्तों, जयपुर के बस्सी इलाके में शनिवार को केमिकल की फैक्ट्री में आग लग गई। इस घटना में 6 लोगों की मौत की खबर है, जबकि एक अन्य झुलस गया। बस्सी थाना इलाके के शालीमार फैक्ट्री में यह घटना हुई। फैक्ट्री में अचानक बॉयलर फट गया। उस समय वहां मजदूर काम कर रहे थे। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। आरबीआई ने नियमों के उल्लंघन को लेकर इन 2 बैंकों पर लगाया भारी जुर्माना। इनमें आपका अकाउंट तो नहीं है। जी हां दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक इन दिनों नियमों की अनदेखी करने वाले बैंकों पर सख्ती का रुख अपना रहा है। दरअसल दोस्तों इस सिलसिले में आरबीआई ने अग्रिम दर पर ब्याज दर से संबंधित कुछ निर्देशों का पालन नहीं करने के लिए डीसीबी बैंक और तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक पर जुर्माना लगाया है। दरअसल दोस्तों रिजर्व बैंक ने मंगलवार को बयान में कहा कि डीसीबी बैंक पर 63.6 लाख रुपए का मौद्रिक जुर्माना लगाया गया है। BURX एक अलग बयान में केंद्रीय बैंक ने बताया कि तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक पर अग्रिम ब्याज दर और बड़े क्रेडिट पर सूचना के केंद्रीय भंडार रिपोर्टिंग में संशोधन पर जारी कुछ नियमों का पालन नहीं करने के लिए 1.31 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। असम के सीएम हिमंत बिस्व शर्मा का बड़ा फैसला, 2 समुदायों के बीच जमीन की खरीद बिक्री पर लगी रोक। जी हां दोस्तों, असम सरकार ने लोकसभा चुनाव से पहले किसी भी संभावित सांप्रदायिक संघर्ष से बचने के लिए 2 अलग अलग समुदायों के बीच जमीन की बिक्री पर 3 महीने के लिए रोक लगा दी है। राजस्व और आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने एक अधिसूचना जारी करके दावा किया कि खुफिया एजेंसियों ने सरकार को कुछ स्थानों पर फर्जी तरीके से भूमि हस्तांतरण के प्रयास के कई मामलों की जानकारी दी। इसमें कहा गया है कि जानकारी के अनुसार कुछ धार्मिक समुदायों को कुछ अन्य धार्मिक समुदायों को भूमि हस्तांतरित करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। इस सीजन दोबारा नहीं होगी धोनी कोहली में जंग, ग्रुप स्टेज के लिए टूर्नामेंट में हुआ बड़ा बदलाव। जी हां दोस्तों, आईपीएल 2024 का पहला मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स और रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु के बीच में खेला गया। दोस्तों मुकाबले में फैंस का खूब मनोरंजन भी हुआ। आप सोच रहे होंगे कि दोनों के बीच एक और जंग देखने को मिलेगी, लेकिन ऐसा नहीं होगा। अब दोस्तों आईपीएल के इस सीजन में धोनी और कोहली के बीच दूसरी जंग नहीं होगी। दरअसल इस बार 10 टीमों को 2 ग्रुप में बांटा गया है, जिसमें एक ग्रुप ए और दूसरा बी है। चेन्नई और बेंगलुरु की टीमें ग्रुप बी में मौजूद है। टूर्नामेंट के एक ग्रुप में मौजूद टीमें एक दूसरे के खिलाफ एक ही मुकाबला खेलेगी, जबकि विरोधी ग्रुप में मौजूद टीमें एक दूसरे के खिलाफ 2-2 मैच खेलेगी। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। भारत और अमेरिका के बाद अब इस देश ने टिकटॉक को बताया सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा, जल्द ही लग सकता है बैन। जी हां दोस्तों, ताइवान के डिजिटल मामलों के मंत्री ऑड्रे टेंग ने चीनी कंपनी के स्वामित्व वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टिकटॉक को एक बड़ा राष्ट्रीय खतरा घोषित किया है। टेंग ने इस बात पर जोर दिया कि टिकटॉक का विदेशी विरोधियों के साथ जुड़ाव अमेरिका के नजरिए से मेल खाता है, जो टिकटॉक को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए संभावित खतरा मानता है। हाल ही में एक विधायी सुनवाई में टेंग ने कहा कि ताइवान ने टिकटॉक को एक खतरनाक प्लेटफॉर्म के रूप में रखा है। उन्होंने बताया कि विदेशी विरोधियों द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कंट्रोल के लिए अति संवेदनशील कोई भी प्रोडक्ट ताइवान के मानकों के मुताबिक राष्ट्रीय सुरक्षा और संचार सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करता है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। रोहित शर्मा ने तोड़ी चुप्पी, मुंबई इंडियंस की कप्तानी जाने के बाद पहली बार बोले। जी हां दोस्तों, इंडियन प्रीमियर लीग की नई सीजन में मुंबई इंडियंस की टीम नए कप्तान के साथ खेलने उतरेगी। टूर्नामेंट की शुरुआत से पहले ही टीम मैनेजमेंट की तरफ से इस बात की घोषणा कर दी गई थी। पिछले सीजन में गुजरात टाइटंस की कप्तानी करने वाले हार्दिक पांड्या को मुंबई की टीम में शामिल किया गया है। उनको रोहित शर्मा की जगह पर टीम की कमान सौंपी गई है। वहीं दोस्तों इस बात पर रोहित शर्मा ने अब तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। उन्होंने टूर्नामेंट की शुरुआत से पहले तैयारी पर बात की। मुंबई इंडियंस की टीम प्रीमियर लीग के नए सीजन में पहला मुकाबला गुजरात टाइटंस के खिलाफ खेल रही है। कमाल की बात यह है दोस्तों कि मुंबई की कप्तानी करने वाले हार्दिक पांड्या जिसके खिलाफ उतरेंगे वह पिछले सीजन तक उसी टीम की कमान संभाल रहे थे। वहीं दोस्तों रोहित सोमवार को शिविर से जुड़े। उन्होंने कहा कि मेरे लिए तैयारी हमेशा ही महत्वपूर्ण रही है, जिसमें मुझे किसी भी मैच में खेलने से पहले काफी आत्मविश्वास मिलता है। बहुत सी चीजें हैं जो मैं मैच से पहले करता हूं और मुझे लगता है कि मैंने अब सब कुछ कर लिया है, बस कुछ चीजें बची है जो मैं करूंगा और मैं खेल के लिए तैयार हो जाऊंगा। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर।
सपा ने जारी की एक और लिस्ट, बिजनौर में बदला प्रत्याशी, मुरादाबाद से एसटी हसन पर लगाया दावा। जी हां दोस्तों, लोकसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की एक और लिस्ट जारी कर दी है। सपा ने अपनी इस लिस्ट में 2 सीटों पर पार्टी के उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है। सपा ने उत्तर प्रदेश के बिजनौर लोकसभा सीट पर प्रत्याशी बदलकर दीपक सैनी को उम्मीदवार बनाया है, तो मुरादाबाद लोकसभा सीट से डॉक्टर एसटी हसन पर एक बार फिर से दांव लगाया है। वहीं बिजनौर से पहले सपा ने यशवीर सिंह को अपना प्रत्याशी बनाया था। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। चंद्रयान 3 लैंडिंग साइट अब ऑफिशियली तौर पर शिव शक्ति पॉइंट कहलाएगी। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने मंजूरी दी। प्रधानमंत्री मोदी ने इसका नामकरण किया था। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी ने 26 अगस्त 2023 को कहा था कि चंद्रयान 3 की लैंडिंग साइट को शिव शक्ति पॉइंट कहा जाएगा। इस घोषणा के लगभग 7 महीने बाद 19 मार्च को इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट IAU ने इस नाम को मंजूरी दे दी है। चंद्रयान 3 को श्री हरिकोटा से 14 जुलाई को लॉन्च किया गया था। विक्रम लैंडर ने 23 अगस्त को शाम 6:04 पर चंद्रमा पर लैंडिंग की थी। इसके 3 दिन बाद प्रधानमंत्री मोदी वैज्ञानिकों से मिलने इसरो टेलीमेंट्री ट्रैकिंग एंड कमांड नेटवर्क पहुंचे थे। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। केजरीवाल की पत्नी बन सकती है आम आदमी पार्टी का चेहरा, पार्टी के पास कोई पॉपुलर फेस नहीं, एक्सपर्ट्स बोले। दिल्ली और पंजाब में नुकसान होगा। जी हां दोस्तों, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 7 दिन के ईडी की रिमांड पर है। आज ईडी की कस्टडी में उनका तीसरा दिन है। दोस्तों सवाल यह है कि उनके पीछे आम आदमी पार्टी और दिल्ली की सरकार कैसे चलेगी, क्योंकि मनीष सिसोदिया और संजय सिंह जैसे पार्टी के बड़े नेता भी जेल में हैं। वहीं दोस्तों शराब घोटाले में गिरफ्तारी के बाद भी अरविंद केजरीवाल सीएम के पद पर बने हुए हैं। पार्टी कह रही है कि वे जेल जाते हैं तो कहीं से भी सरकार चलाएंगे। हालांकि ये इतना आसान नहीं है। फाइलों पर साइन करने से लेकर कैबिनेट मीटिंग तक के लिए उन्हें बार बार कोर्ट से परमिशन लेनी होगी। इसके अलावा दोस्तों अब माना जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल की पत्नी आम आदमी पार्टी का बड़ा चेहरा बन सकती है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। दूसरे दिन वीर सावरकर ने कमाए 2.25 करोड़, मडगांव एक्सप्रेस का टोटल कलेक्शन 4 करोड़ पार। दूसरे शनिवार योद्धा ने किया कमबैक। जी हां दोस्तों, ओपनिंग डे पर देश भर में 1 करोड़ 25 लाख रुपए कमाने वाली फिल्म वीर सावरकर ने दूसरे दिन अच्छा बिजनेस किया। शनिवार को फिल्म ने इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 2 करोड़ 25 लाख रुपए का बिजनेस किया। इसकी टोटल ऑक्यूपेसी 25.30% रही, जो कि शुक्रवार से 10% ज्यादा है। 2 दिन में फिल्म का इंडियन कलेक्शन 3 करोड़ 35 लाख रुपए हो गया है। वहीं वर्ल्ड वाइड इसने 4 करोड़ 85 लाख रुपए कमाए हैं। तो दोस्तों यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की। जी हां दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। भारत में सबसे ज्यादा कारें कौन सी कंपनी बेचती है? जी हां दोस्तों, अगर आप जानते हैं कि भारत में सबसे ज्यादा कारें कौन सी कंपनी की बिकती है तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में उस कंपनी का नाम लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चले जाते हैं लकी विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।